आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 और सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेट 3 में जो जो क्वेश्चंस है आप लोग हर एक क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, मैंने आपको सेट 1 और सेट 2 में बता दिया है। तो यहाँ पर हम लोग ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन में आते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ पर हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, इसका ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। देखिए राष्ट्रपति नहीं बोला जा रहा है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राष्ट्रपति कौन थे आप सभी को पता होगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। देखिए गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर का बात हो रहा है, कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था। तो देखिए 13वां स्थान था, 13 नंबर के राष्ट्रपति थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब आया था। तो 1951 में आया था। इस बात को नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो 1951 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फरक्का समझौता का संबंध किस देश से है। तो भारत और बांग्लादेश से है। ठीक है, फरक्का समझौता का संबंध किस किस देश से है। तो भारत और बांग्लादेश से है। तो यहाँ पर हमारा जो 7 क्वेश्चन था ना, मतलब अति लघु था। तो देखिए यहाँ पर हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि राज्य निर्माण से आप क्या समझते हैं, यानी कि राज्य निर्माण का मतलब क्या होता है। तो देखिए राज्य निर्माण का अर्थ है कि देश के विभिन्न प्रांतों व क्षेत्रों का गठन या पुनर्गठन इस प्रकार किया जाए जिसे लोग वैध माने और इसके प्रति समर्पित हो। देखिए यहाँ पर जो भी मतलब देखिए देश के अंदर जो भी विभिन्न प्रांत है या जो भी क्षेत्र है उसका गठन या फिर पुनर्गठन हम लोग इस प्रकार से करेंगे ताकि वो वैलिड हो, लोग उसको माने, उसके प्रति समर्पित हो। और यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा ढांचा बने कि राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से सबके कल्याण के लिए काम करें। यहाँ पर जो राजनीतिक और जो आर्थिक व्यवस्था होगा ये हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक आदमी के लिए यहाँ पर एकदम कल्याण के लिए काम करे। ये नहीं कि कोई ये मतलब किसी एक धर्म या फिर किसी एक जाति के लोगों को यहाँ पर लाभ हो, बल्कि यहाँ पर हर एक लोगों को यहाँ पर लाभ हो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत में विविधता में एकता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए हमारा देश जो भारत है ना, ये विविधता वाला देश है। विविधता वाला देश कैसे हो गया? क्योंकि देखिए यहाँ पर अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक जाति के लोग हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि भारत में विविधता में एकता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए भारत विशाल देश है जिसमें अनेक धर्मों, संप्रदाय, जातियों, भाषाओं, संस्कृतियों आदि के लोग रहते हैं, फिर भी नेहरू के शब्दों में सभी एकता के अदृश्य धागे से बंधे हैं। तो बस इसका हो जाएगा ये राइट आंसर। चलिए सर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का अर्थ है, मतलब अर्थ क्या है आपको बताना है। तो देखिए उत्तर, देश में रहने वाले पिछड़े और दुर्बल वर्गों का विकास होना जरूरी है, इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों के कल्याण हेतु आरक्षण व्यवस्था की गई है। नेहरू ने कल्याणकारी राज्य के प्रतिमान को सराहा जिसका ध्येय गरीब, बेकारी, भुखमरी, अज्ञानता, बीमारी, आश्रयभाव जैसे रोगों का निराकरण करना है। नेहरू का यह आग्रह बना रहा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना देश में राष्ट्र निर्माण का ध्येय सिद्ध नहीं हो सकता। देखिए सामाजिक और आर्थिक न्याय का माने यहाँ पर क्या हो गया। देखिए जो सामाजिक रूप से या फिर जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, ठीक है, या फिर जो लोग हैं, उन लोगों को संविधान में आरक्षण दिया गया है। इसी को बोला जाता है सामाजिक और आर्थिक न्याय, मतलब उन लोगों के साथ भी न्याय हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। देखिए जैसे SC ST को यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है, हर एक फील्ड में दिया जाता है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों को भी दिया जाता है। तो बस यही
बात है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे कि नेहरू जी क्या बोलते हैं कि मतलब बिना ये जो सामाजिक आर्थिक न्याय दिए बिना राष्ट्र का कभी भी मतलब जो उद्देश्य है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तो बस यही है आपका राष्ट्रीय मतलब यहाँ पर ये जो आर्थिक और जो सामाजिक जो न्याय है इसका मतलब यही होता है। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि भाषा नीति क्या है। तो देखिए, एक साझी राष्ट्रीय भाषा का होना आधुनिक राष्ट्र राज्य का एक प्रमुख लक्षण है। भाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है जो राष्ट्र निर्माण और उसके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा से ही किसी जनसमूह की पहचान होती है। जैसे कि देखिए, जैसे कि कोई संथाली बोलते हैं तो हम लोग जान जाते हैं कि वह क्या है, आदिवासी है, हमको पता चल जाता है। कोई बांग्ला बोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई वो बंगाली है, ठीक है, पता चलता है। तो बस ऐसे ही होता है। जैसे कोई गुजराती मतलब बोलता है तो हम लोग जान जाते हैं कि वह गुजरात से ही होगा, इसलिए वो गुजराती बोलता है। तो यहाँ से भाषा से क्या मतलब है कि हमें पता चलता है कि वो कहाँ से है, क्योंकि किसी भी जनसमूह का जो पहचान होता है वो भाषा से ही होता है, और यही होता है आपका भाषा नीति। आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक दलीय व्यवस्था क्या है। तो देखिए एक दलीय व्यवस्था माने क्या होता है। उत्तर, यदि किसी देश में केवल एक ही दल हो तथा शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य इस पर एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हो तो वहां की दल पद्धति को एक दलीय कहा जाता है। एक दलीय माने क्या, एक दल होगा, और अगर मान के चलिए अगर उस देश में या फिर उस जगह पर एक से अधिक भी अगर दल हो, लेकिन वो जो एक से अधिक दल जो होगा वो उसी एक मेन दल के अंदर में अगर आता है तो क्या होगा, एक दलीय व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। इसका आधार यह है कि समस्त राजनीतिक अभिजात वर्ग ने अपने नेता को राज्य की प्रभुसत्ता सौंप दी है। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि मतलब वो जो देश होगा उसमें मात्र एक ही दल होगा, या फिर ऐसे हो सकता है ये जो दल है ना इसके अंडर में बहुत सारा और छोटा छोटा दल हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो मैन होगा, मैन कंट्रोल नहीं करेगा, और यही होता है आपका एक दलीय व्यवस्था। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता के उपरांत कांग्रेस अकेली सत्ता में रही, क्योंकि देखिए उस टाइम जो प्रभुत्व था, कंप्लीट जो था ना पावर, जो सत्ता था कांग्रेस के पास ही था। सन 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस ने आश्चर्यजनक बहुमत प्राप्त किया। इसके बाद 1957 के द्वितीय आम चुनावों तथा 1962 के तृतीय आम चुनावों में भी यही स्थिति बनी रही। अन्य राजनीतिक दल इतने कमजोर थे कि वे कांग्रेस के साथ सत्ता संघर्ष नहीं कर सके। देखिए 1952 में जो वोटिंग हुआ, आम चुनाव जो हुआ, इसमें भी कांग्रेस ही जीता। फिर 1957 में जो हुआ 5 साल बाद, इसमें भी कांग्रेस जीता। फिर जो और 5 साल बाद यानी 1962 में जो हुआ, इसमें भी कांग्रेस ही जीता। कोई ऐसा दल नहीं था जो कांग्रेस को टक्कर देता। तो बस यही होता है कि कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं, यही था कांग्रेस का प्रभुत्व। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है कि बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता था। बॉम्बे प्लान के बारे में बताना है। तो देखिए उत्तर, 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का गठन किया। तब बंबई के कुछ बड़े उद्योगपतियों ने 1944 में अपनी योजना तैयार की। इसमें कहा गया कि भारत सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों का विकास करें। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं आगे देखिए यहाँ पर बस यही था इसका आंसर। ठीक है सर, इसको और एक बार समझा देता हूँ मैं। 1938 में क्या होता है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्र नियोजन कमेटी का गठन करता है। तब बंबई के कुछ उद्योगपति क्या करते हैं, 1944 में अपना एक योजना तैयार करते हैं। उस योजना में बोला जाता है कि इसमें कहा गया कि भारत सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों का विकास करें। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो भारतीय सरकार जो है वो औद्योगिक फील्ड में और अन्य जो आर्थिक फील्ड होगा उसमें विकास करें, डेवलप करें। बस इसी को बोला जाता है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या था, तो यही था हमारा बॉम्बे प्लान। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ से अब हमारा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15, जो कि लॉन्ग वाला का है, क्या है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत पर एक लघु निबंध लिखिए। मतलब यहां पर आपको बताना है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत माने क्या होता है। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत। देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या है कि जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिन्ना के नेतृत्व में क्या किया था, मुस्लिम लीग ने क्या किया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत। देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत का माने क्या होता है कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान का जो अलग होना, यही होता है, यही है हमारा द्विराष्ट्र सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक
कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नामक दो कौमों का देश था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। देखिए एक्चुअली यहाँ पर ये जो कौम फॉर्म है ये सब अगर आप लोग नहीं सकेंगे तो यहाँ पर आप लोग सिंपल से लिखिएगा कि जो हमारा भारत देश है मतलब इसमें हिंदू भी रहते थे मुसलमान भी रहते थे, मतलब ये हिंदुओं का भी देश था मुसलमानों का भी देश था। लेकिन मुसलमानों ने क्या बोला कि हमें एक अलग देश चाहिए, यानी कि उन लोगों ने पाकिस्तान का मांग किया। आगे देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है कि कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। कांग्रेस इसका विरोध करते हैं। सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक स्पर्धा पर जोर रहा, ठीक है। मतलब यहाँ पर कांग्रेस भी क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। फिर देखिए आगे यहाँ पर क्या होता है, इसे बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने भी मतलब मुस्लिम नेताओं ने भी इसका विरोध किया था। थर्ड पॉइंट है कि मुस्लिम लीग ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हाथों खेलती रही, जिससे स्वाधीनता आंदोलन कमजोर हुआ। अंततः पाकिस्तान को मांग मान ली गई। 14-15 अगस्त 1947 ईस्वी को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। मतलब 14-15 अगस्त का जो दिन था ना, ठीक है, एक्चुअल में 14-15 मतलब एक्चुअल में मध्यरात्रि में हुआ था, तो इसका जो दिन था उस दिन भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। आगे देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 के समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट दलों के बीच 4 अंतर बताइए। चलिए सर एक करके देखते हैं, देखिए क्या है। समाजवादी दल लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास करते हैं और कम्युनिस्ट दल सर्वहारा के अधिनायकवाद में विश्वास करते हैं। समाजवादी दल पूंजीवाद को पूरी तरह समाप्त नहीं करना चाहते। कम्युनिस्ट दल पूंजीवादी का समूल नाश करना चाहते हैं, कंप्लीट नाश, मतलब कोई लेना देना नहीं है पूंजीवादी से। समाजवादी दल सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास करते हैं और कम्युनिस्ट दल हिंसक साधनों को अपनाने के पक्षधर है। 4th नंबर में कि समाजवादी दल कम्युनिस्ट दलों की तुलना में अधिक प्रगतिशील है, यानी कि अधिक प्रोग्रेस करता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका अगर आप लोग सिंपल सा एग्जाम्पल अगर आप लोग देखना चाहते हैं ना, तो आपको पता होगा जब आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, तो वहां पर आपको 2 देश देखने को मिला था। एक था आपका यूएसएसआर, एक आपका था यूएसए यानी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए यहाँ पर जो यूएसएसआर जो होता है ये साम्यवादी यानी कि समाजवादी देश था, और ये जो यूएसए है इन्होंने पूंजीवाद को अपनाया था। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि क्या था क्या नहीं था। विकास और नियोजन के लिए केरल मॉडल के कोई 2 बिंदु लिखिए जिन पर अधिक जोर दिया गया, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसमें राज्य की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है तथा राज्य का अर्थव्यवस्था का पूरा प्रभुत्व होता है, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का संचालन समाज के हित में होता है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसमें राज्य की भूमिका सीमित होती है तथा निजी क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व स्वीकार किया जाता है। एक्चुअल में कहा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा महत्व दिया जाता है और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में समाज को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने किस प्रकार से डेवलप किया। अगर बात यहाँ पर अगर क्वेश्चन उठ जाता है कि भारत में किस प्रकार का हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, तो देखिए जब भारत देश का जब संविधान बन रहा था ना, तो उस टाइम मतलब एक ये भी मतलब मुद्दा उठा था कि भारत देश का अर्थव्यवस्था किस प्रकार से होगा। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचार दिया, कोई साम्यवादी को मान रहे थे, कोई पूंजीवादी को मान रहे थे। तब मतलब वहां के मतलब देखिए भारत के जो संविधान बनाने वाले जो भी मतलब व्यक्ति थे उन लोगों ने क्या बोला कि चलो भाई कुछ पूंजीवादी से भी उठाते हैं, कुछ साम्यवादी से भी उठाते हैं, और भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया। तो ये बात हो गया। आगे देखिए आगे क्वेश्चन में दिया गया केरल मॉडल जो था आपका, इस पर मतलब किस बिंदु पर ज्यादा जोर दिया गया था। 2 बिंदु पर यहाँ पर हमें डिस्कस करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसके 2 बिंदु को। तो देखिए बिंदु नंबर 1 क्या है कि कृषि पर अधिक ध्यान देकर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए, मतलब कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया क्योंकि उत्पादन में वृद्धि किया जाए कृषि पर जोर देकर। रोजगारों के अवसरों का वृहद प्रसार हो, रोजगार का अवसर कोई बेरोजगार ना हो, सबको रोजगार मिले, ठीक है, ये बात था यहाँ का। आगे चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि जनता पार्टी क्यों स्थापित हुई। जो आपका एक जनता पार्टी है, तो जनता पार्टी क्यों स्थापित हुआ था इसके बारे में बताना है, और आपातकाल के परिणाम क्या हुए आपको यह भी बताना है। देखिए 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। आपातकाल लागू होने से पूर्व ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नजदीक आ रही थी। उन सभी पार्टियों पर आपातकाल में हुए अत्याचारों ने उन्हें और नजदीक ला दिया। मार्च 1970 में होने वाले लोकसभा चुनावों के ठीक पहले इन विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक दल बनाया। देखिए एक्चुअल में आपातकाल जब लागू कर दिया था, इसके अब क्या रिजल्ट अभी आपको पता चलेगा, लेकिन इससे क्या हुआ, बहुत सारी विपक्षी पार्टियों के ऊपर अत्याचार किया गया। तो उन लोगों ने क्या किया, सब मिलकर एक मतलब आम चुनाव से पहले क्या करते हैं, एक मतलब
बना देते हैं यहाँ पर दल, जिसका नाम होता है जनता पार्टी। अब इसका जो परिणाम है ना, देखिए क्या होता है इसका इफेक्ट। आपातकाल का तात्कालीन परिणाम यह हुआ कि नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, जिसने शासन प्रशासन की मनमानी का दौर चल पड़ा। देखिए जो ये मौलिक अधिकार है, जैसे कि संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है, तो मौलिक अधिकार को छीन लिया गया। यहाँ पर जो शासन था ना, जो यहाँ पर जिसके पास सत्ता था, उन लोग मनमानी करने लगे। पुलिस एवं सरकारी तंत्र निरंकुश बन गया। निरंकुश माने जिस पर कोई अंकुश ना हो, मैंने पूरा अत्याचार वगैरह करेंगे। सरकारी कार्यक्रमों को बलपूर्वक थोपा जाने लगा। इसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस का सत्ता का एकाधिकार समाप्त हो गया और जनता पार्टी सत्तासीन हुई। इससे क्या होता है, देखिए कांग्रेस एक बार हार जाता है और जनता पार्टी जो होता है वह जीत जाता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी अलग है। जो आप बीजेपी जो नाम सुन रहे हैं, बीजेपी अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है और ये जनता पार्टी अलग है। कानूनों में अनेक फेरबदल किए गए और आपातकाल लगाए जाने की स्थितियों में पुनर्परिभाषित किया गया। तो ये बात हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारी जो मॉडल पेपर 3 है ये खत्म हो जाएगा। फिर बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को मॉडल पेपर 4 का सॉल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि हरित क्रांति के किन्हीं 4 लाभों को मूल्यांकन कीजिए। 4 लाभ लिखना। देखिए पहला लाभ, कृषि एक लाभकारी व्यवसाय हो गई, अधिकाधिक लोग कृषि की ओर आकृष्ट होने लगे। नई तकनीकी के प्रयोग से कृषि का मशीनीकरण हुआ, अतः मशीनें और वस्तुएं बनाने वाले कारखानों का विकास हुआ, जिससे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिला। 3rd नंबर के खाद्यान्न के उन्नत किस्मों का विकास हुआ और 5th नंबर में है कि देश खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ। तो ठीक है सर, 4 पॉइंट लिखिएगा और यहाँ पर हमारा सेट 3 खत्म हो जाता है। बहुत ही जल्द सेट 4 और सेट 5 भी आने वाला। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।